मुनीर की मौत बहुत करीब आई है। एक नई चीज आपके सामने रखेंगे कि एक कब्र है और दो लाशें हैं, एक पत्थर है और उससे दो परिंदे कैसे मारे जाएंगे। जुल्फकार अली भुट्टो और ज़ियाउल हक के दौर की जो कहानी है फिर से रिपीट करने की कोशिश कैसे की जा रही है। आपको माफी मांगनी पड़ेगी। आपसे हम माफी मंगवाएंगे। आपको जवाब देना पड़ेगा। मुनीर को मारने भीड़ निकल आई है। फौज भी मेरा है, मुल्क भी मेरा है, और ये पर्दा अपने और हमारी बीच रहने दे, वरना वो हो जाएगा जो कभी आपने ख्वाब में भी नहीं देखा होगा। मुनीर को खुलेआम गालियां पड़ने लगी हैं। कुत्ता वो है टीवी के ऊपर आप बिठा देता है और बक बक करता रहता है, उसका क्या नाम है? आप उसको कुत्ता बोले। कुत्ता वो है। इन्होंने वो दो कुत्ते बिठाए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, वो अता तारण एक अता तारण और दूसरा ख्वाजा आसिफ। बेगैरतों, बेज़मीरों, हारे हुए लोगों, ख्वाजा आसिफ 5वें नंबर का हारा हुआ बंदा, आपने उसको डिफेंस मिनिस्टर बनाया है। मुनीर आर्मी का सच पाकिस्तान में गूंजने लगा है। तुम्हारी औकात क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी की पालतू फौज, मुल्क बनाया कायदे आजम ने, तुम पालतू थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनका खाते थे राशन, तो तुम्हारी ना कोई औकात तब थी ना अब है। ठीक है, बाजू तुम्हारे हमने देखे हुए हैं। 1971 में आपकी टांगे कांप गई आके, वो तो मोदी ने ना मिसाइल लगा दिए, ऐसे कांप रहे हैं, ऐसे मिसाइल लगा दिए, वो मार देंगे, वो 6 मिसाइल मार देंगे, ऐसे थी आपकी हालत। वो दो मिनिस्टर उस दिन बैठे, वो बड़ी बड़ी की मुलाकात नहीं होगी। वो तू कौन हो? तो वो तू 2 टक्के के किराए की मुलाजिम हो, तुम तो आए हो और उधर कहते हो तुम्हारे तो अवाम ने तुम्हें मुस्तरद किया। अवाम ने मुनीर का बहुत कुछ भारत ही कर सकता है। वैसे करने को तो हम बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन हमारी सेनाओं ने पराक्रम के साथ साथ धैर्य का भी परिचय देते हुए उतना ही किया जितना की आवश्यक था। मुनीर बोलेगा दिन है तो दिन कहना होगा, मुनीर बोलेगा रात है तो रात कहनी होगी, मुनीर हंसेगा तो मुस्कुराना होगा, मुनीर गुस्सा होगा तो सिर झुकाकर डरना होगा। मुनीर ने पाकिस्तान के लिए यही रूल बनाया है। डालते हैं और अपनी आज़ादी खो बैठी हैं, तो अब ये कैंगरू कोर्ट्स नहीं है, अब ये मंकी कोर्ट्स हैं। और मंकी कोर्ट बंदर कोर्ट नहीं, बांदर कोर्ट। अच्छा, बांदर कोर्ट कि साहब ने कहा कि ये करके दिखाओ, साहब ने कहा वो करके दिखाओ। अब तो इन दांतों का ये हाल है। लेकिन मुनीर के तानाशाह बनने के 48 घंटे के अंदर सड़क सड़क पर विद्रोह गूंजने लगा है। पाकिस्तान के पठान मुनीर के खिलाफ उतर आए हैं। पठानों ने सीधे सीधे मुनीर को चैलेंज कर दिया है। ये फौज, ये बड़ा सा बड़ा आदमी है या छोटा से छोटा आदमी है, ये जो हमारा है ना चौकीदार है, हम उसको ड्यूटी दिया है। ठीक है, हमारा पैसे से ये चलता है। अगर इस तरह बात है, ये मुलाजिम है हमारा, सिक्योरिटी गार्ड है। अगर इस तरह नहीं है तो ये मर्जी करो, अब नहीं है दूसरा आदमी हम बिठाएगा, ये वो सही नहीं है तीसरा बिठाएगा, लेकिन मुल्क चलाने वाला बिठाएगा। ऐसा नहीं कि मुल्क का बेड़ा गर्क करे और जो मर्जी वो करे, इस तरह नहीं होगा, किसी अंजाम भी नहीं होगा। हम अपना खोपड़ी तोड़ने के लिए तैयारी। मुझे ये बताएं, अगर इन्होंने गवर्नर लाश लगाया। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा विद्रोही और लड़ाकू कौम पठान है। ये वही पठान हैं जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों तरफ रहते हैं। मुनीर को पता है पाकिस्तान में कोई उसके सामने खड़ा हो सकता है तो वो पठान है, इसलिए मुनीर ने पठानों के खिलाफ डबल गेम खेला। लाश लगाया तो ना इनका गवर्नर रहेगा और ना इनका राज रहेगा। अफगानिस्तान से पठानों को पाकिस्तान आने से रोकने के लिए मुनीर ने हमला कर दिया। अफगान बॉर्डर पर अफगानों का खून बहा दिया। मुनीर को लगा था अफगान पठान डर जाएंगे।
लेकिन मुनीर ने अपने खिलाफ पूरी फौज खड़ी कर दी। तालिबान ने अपने लड़ाकों को पाकिस्तान बॉर्डर पर भेजना शुरू कर दिया है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करने की कसम खा ली है। अफगान पठानों का सबसे बड़ा दुश्मन मुनीर बन चुका है। ये पाकिस्तान का नक्शा है। इस मैप में जो आप खैबर पख्तूनख्वा देख रहे हैं, यहीं पर सबसे ज्यादा पठान रहते हैं। एक ऐसी जगह है जहां पर अभी इमरान खान की पार्टी की सरकार है। आसिम मुनीर को जब से नोटिफिकेशन मिला है, तब से वो जेल के अंदर इमरान खान और केपीके के पठानों के पीछे पड़ गया है, क्योंकि मुनीर को अब ताने पड़ने शुरू हो गए। नवाज शरीफ ने फील्ड मार्शल को ताना दिया था। जी हां, और वो ताना ये था कि अभी तक इमरान खान का तो कुछ भी नहीं हुआ, वो जेल में मजे से है, वो ट्वीट्स भी करता है, उससे मुलाकातें भी होती हैं, वो पार्टी भी चला रहा है, उसकी मकबूलियत भी है, उसका नैरेटिव भी चल रहा है, उसका सोशल मीडिया भी चल रहा है, सब कुछ है। तो ये ताना फील्ड मार्शल तक पहुंच गया था। नवाज शरीफ ने उन्हें ताना दिया था। अब हो सकता है उन्होंने मरियम के जरिए भिजवाया हो। मरियम तो उनको भाई कहती है ना, भाई बहन तो अपने भाई से कुछ मान नाज नखरे दिखाई सकती है, और बहनों को तो भाई अगर कोई ऐसा कह भी दे, हो सकता है उन्होंने कह दिया, भाईजान आपने तो कहा था कि इमरान खान का यूं यूं हो जाएगा, और वो तो कुछ भी नहीं हुआ। तो मुमकिन है मरियम के जरिए से करवा दिया, वो उनको भाई कहती है। आसिम मुनीर सीरिया बन चुका है। पाकिस्तान में मिलिट्री मोनार्की शुरू हो चुकी है, लेकिन मुनीर की रियासत का सबसे बड़ा कांटा अभी जिंदा है। अगर मुनीर को इमरान खान को परमानेंट हटाना है, तो फिर उसको पहले खैबर पख्तूनख्वा के पठानों को हटाना होगा। हम पठान लोग हैं, हम लोग का दुश्मनी भी बहुत सख्त है, दोस्ती भी अच्छा है। दोस्ती तो 15 साल से अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान, तो इमरान खान का ख़त्म होना बहुत नामुमकिन बात है। वो वर्दी में एक वाकई जहनी मरीज बैठा था, वो जिसने सारी हदें पार कर दी। आप तो गर्मी और लगा रहे हैं, सारी हदें पार कर दी। और हम तो सुहेल अफरीदी से यही कहेंगे, आप भी खुल के जवाब दें। आज जो है चीफ मिनिस्टर साहब जो ऐलान करेंगे, वो जो है हम उसके साथ हैं। वो आज निकलने को कहेंगे, हम आज यहाँ से घर नहीं जाएंगे, सीधा जाएंगे अडियाला। 26 नवंबर हमारा गवाह है। हम जो है दोबारा जो 26 दिसंबर को भी जो है 26 नवंबर बना देंगे। मेरे ख्याल से तो अब और कोई देरी नहीं लगानी चाहिए। अब टाइम है, अब कॉल दें खान साहब की रियाली, क्यों अभी कोई रास्ता नहीं बचा है हमारे पास। वो तो कहते हैं कोई भी अडियाला जेल के सामने आया पकड़ लेंगे, पर्चा कर देंगे और फेंटा लगाएंगे। इंशाल्लाह जो वो करेगा ना, इस तरफ मेरा पर्सनली नियत है, जो वो कहेंगे हम इंशाल्लाह हम भी वही करेंगे इस दफा। कोई रास्ता ही नहीं बचा है सर, क्या करेंगे हम? ये लोग वो कह रहे हैं कि भाई जो हम कहेंगे बस वही पाकिस्तान है, वही। अच्छा, अगर गवर्नर राज लग गया फिर कोई किसी का बाप भी नहीं लगा सकता, ना रहेगा गवर्नर ना रहेगा राज। अब मैं अपने पठानों को भी अर्ज करता हूँ कि अपनी पुरानी गैरत को हम उठाए और इनके साथ वो करे जो इनका हक बनता है। इंशाल्लाह इस दफा जाएंगे और खान को लेके वही करेंगे। मुनीर जानता है पठानों के खिलाफ वो सेना नहीं भेज सकता है। ऐसा किया तो सेना की बगावत बैरक से निकलकर मैदान पर आ जाएगी। इसलिए मुनीर ने खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की सरकार हटाने का फैसला किया है। लेकिन ये दांव अब उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। अगर इन्होंने गवर्नर राज लगाया, किधर जाएंगे? किधर जाएंगे? किधर जाएंगे? किधर जाएंगे? किधर जाएंगे? किधर जाएंगे? गवर्नर हाउस जाएंगे पहले। अगर इन्होंने गवर्नर राज लगाया तो ना इनका गवर्नर रहेगा और ना इनका राज रहेगा। पाकिस्तान में खेल पर खेल चल रहा है। हर किसी को लग रहा है इस खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी वो खुद है, लेकिन खेल के अंदर खेल है, खिलाड़ी के ऊपर खिलाड़ी है। गेम किसके कंट्रोल में है, इसका अंदाजा मुनीर को भी नहीं है। वो बात फिर से रिपीट होने जा रही है जैसे उस वक्त था ना कि कहा जाता था कि कब्र एक है, बंदे दो हैं। तो देखना ये होगा कि एक कब्र में दोनों जाएंगे या एक कब्र में तो एक ही बंदा जा सकता है। तो साहिबो क्या हुआ, पहले भट्टो साहब कब्र में चले गए, फिर ज़िया-उल हक साहब भी कब्र में चले गए। इस वक्त भी एक कब्र है और बंदे दो हैं, पत्थर एक है और परिंदे दो हैं, और एक पत्थर से दो परिंदों को मारा जाएगा और मरने के बाद एक कब्र में दो बंदों को रखना है। वही स्टोरी रिपीट करने की बात की जा रही है या ऐसा दिखाई दे रहा है।
पहले तो ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब को जेल के अंदर फीड किया जाता है कि आप आसिम मुनीर साहब को जो है वो क्या करें, ज़हनी मरीज कहें। यही बंदा आपके पीछे पड़ा हुआ है, जबकि इसके पीछे भी कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि इमरान खान और आसिम मुनीर एक दूसरे को कबूल ना कर लें, कहीं दोस्त ना बन जाएं, सुलह ना हो जाए। ये एक कब्र में दानों को भेजना चाह रहे हैं। पाकिस्तान में हालात इतनी तेजी से बदलता है जिसका अंदाजा ना वर्दी वालों को होता है। पाकिस्तान में जो मीडिया मुनीर को नेशनल हीरो बना रही थी, वही लोग अब पाकिस्तानी आर्मी का सच चिल्ला चिल्ला कर सुना रहे हैं। तो मेरे पाकिस्तानियों, कुछ समझ आया कि कितने नंगे झूठ ये बोल के गया है शख्स, कितना बेशर्म शख्स है ये, आपको समझ आई है? वरना तुम्हारी औकात भी तुम्हें बता देता हूं। भारत ने हमला किया, एयरफोर्स ने जवाब दिया, हमारी बड़ी फौज ने कोई जवाब नहीं दिया। ठीक है, आप पर होता दिफा ISPR साहब, अगर एयरफोर्स ना होती तो आपने दिए थे पाकिस्तान के। अभी यहाँ मोदी लाहौर में चाय पी रहा होता अगर एयरफोर्स ना होती, फिर आपकी टांगे कांप गई आके, ओहो वो तो मोदी ने ना मिसाइल लगा दिए, ऐसे कांप रहे हैं, ऐसे मिसाइल लगा दिए, वो मार देंगे, वो 6 मिसाइल मार देंगे, ऐसे थी आपकी हालत, आप ऐसे कांप रहे थे तब, ये हालात थे आपके। अब मकबूजा कश्मीर के लोग सोचते हैं कि यार हम यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारी आज़ादी ये होगी कि इस मुल्क में हम जाएंगे पाकिस्तान में, तो फिर हमारी जिंदगी में फर्क क्या आएगा? अब वो ये सोच रहे हैं। आपने ये बना दिया है पाकिस्तान को। मेरा दिल कुछ ज्यादा ही जलता है इन चीजों से, क्योंकि मैं जो देख पा रहा हूं, शायद आप सब भी देख पा रहे हो, कि अगर ये जिस रास्ते पर चल पड़े हैं, पाकिस्तान का बचना एक मौजज़ा होगा। जिस रास्ते पर ये चल पड़े, ये रास्ता महज तबाही का रास्ता है। आसिम मुनीर ने अपने खिलाफ, पाकिस्तानी फौज के खिलाफ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 फ्रंट खोल लिए हैं। एक तरफ इंडियन आर्मी पाकिस्तान में अटैक ऑर्डर के इंतजार में है, एक तरफ तालिबान हमला करने वाले हैं, और तीसरा फ्रंट पाकिस्तान के अंदर ही खुला है। ये टोरखाम गेट है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर गेट। इस गेट से ही पाकिस्तानी अफगानिस्तान आते थे। इस गेट पर वेल्डिंग की जा रही है। इस गेट को अफगानिस्तान परमानेंट बंद कर रहा है। पाकिस्तान के आने का रास्ता तालिबान हमेशा के लिए बंद कर रहा है, क्योंकि अब सिर्फ जंग का रास्ता खुलेगा। दुनिया का हर देश इस वक्त से घबराता है कहीं दुश्मन उसके सीमा के अंदर ना जाए। पाकिस्तान इकलौता ऐसा मुल्क है जो खुद अपनी सेना के आने से डरता है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना बॉर्डर पर अफगान और इंडिया से जितना पिटती है, उतना पाकिस्तान के अंदर अपनी कौम पर जुल्म ढाती है। इमरान खान साहब मेरे और आपके इंतजार में बैठा है। वो बार बार जेल में मुड़ मुड़ के देख रहा है कि मेरी कौम आएगी मेरे लिए, मेरी कौम मेरे साथ खड़ी होगी। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि आप अपने लीडर के साथ खड़े हैं? खड़े हो? खड़े रहोगे? डरोगे तो नहीं? डरोगे तो नहीं? पीछे तो नहीं हटोगे? आसिम मुनीर टोटल कंट्रोल चाहता है। वो खुद को किम जोंग से भी आगे ले जाना चाहता है। वो चाहता है कि जब सड़क पर निकले तो जनता उस पर फूल बरसाए, बच्चों को उसकी वीरता की कहानी सुनाई जाए। लेकिन फिलहाल तो उसका नाम सुनते ही पाकिस्तानियों के मुंह से गाली ही निकल रही है। DGISPR साहब, आज आप देखेंगे कि ये मुल्क किसकी मलकियत है। आपने किस कौम को ललकारा है, आपने किस लीडर के खिलाफ जो जुबान इस्तेमाल की है, आपको पेशावर के अवाम और PK-75 और NA-29 के अवाम आपको जवाब देंगे। ये मुल्क पहले भी इमरान खान का था, ये आज भी इमरान खान का है और ये कल भी इमरान खान का रहेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सुनामी इंशाअल्लाह ताला हयाताबाद की सरहदों से टकराएगी, उधर से आपको लाउड एंड क्लियर मैसेज देगी कि ये मुल्क आप इस फस्तैयत को और बर्दाश्त नहीं करेगा। ये मुल्क और इसकी अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है, जो इस मुल्क का मकबूल तरीन लीडर है। जो बातें पाकिस्तानी जनता बंद कमरों में पाकिस्तानी फौज के खिलाफ बोलती थी, वो अब वीडियो बनाकर मुनीर को सुना रही है। DGISPR, आपने कल एक सवाल पूछा, इमरान खान तुम होते कौन हो, और पूरी कौम ने यक जुबान होके आपको आपकी औकात याद दिला दी और आपको बता दिया कि इमरान खान कायदे आज़म सानी है।
इस मुल्क के सबसे बड़े रिप्रेजेंटेटिव और लीडर हैं। शर्म तो थोड़ी आई होगी, मगर नहीं, आप में शर्म है कहाँ। आसिम मुनीर को इस बात का गुरूर है, उसके पास सेना है, लेकिन मुनीर का ये गुरूर बहुत जल्द चकनाचूर होने वाला है, क्योंकि मुनीर ने जितने दुश्मन बना लिए हैं उतने उसके पास फौजी भी नहीं है। मुनीर के साथ क्या कुछ हो सकता है, इसका इशारा हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री ने दे दिया है। अभी कुछ ही महीने पहले हमने देखा जब पहलगाम के दुर्दांत आतंकी हमले का जवाब देते हुए हमारी आर्म फोर्सेस ने ऑपरेशन सिंदूर को प्रभावी तरीके से अंजाम दिया, तो आतंकियों का क्या हश्र किया ये दुनिया जानती है। वैसे करने को तो हम बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन हमारी सेनाओं ने पराक्रम के साथ साथ धैर्य का भी परिचय देते हुए उतना ही किया जितना की आवश्यक था। आसिम मुनीर जब पाकिस्तानी आर्मी का चीफ बना था तब पाकिस्तान में कोई नहीं आया, उसने अमेरिका जाकर हाजिरी लगाई, लेकिन कोई बड़े देश का बड़ा नेता पाकिस्तान नहीं आया। मुनीर अब तानाशाह बन गया, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में कोई वर्ल्ड लीडर आना नहीं चाहता है। जब से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर हिंदुस्तान आए हैं तब से पाकिस्तान में जबरदस्त हलचल मची हुई है। पाकिस्तान का पूरा डिफेंस नेटवर्क यही सोच रहा है अब कौन से अस्त्र से हिंदुस्तान वार करेगा। मोदी और पुतिन की दोस्ती से पाकिस्तान बहुत डरता है। इंडिया जो है वो S-400 तो बहुत दूर की बात, इंडिया S-500 चाहता है। और इंडिया का जो इंटरेस्ट है इस रशियन S-500 में वो बढ़ता जा रहा है। इंडिया को ये एडवांटेज है कि पाकिस्तान की क्योंकि विड्थ इतनी ज़्यादा नहीं है, तो इंडिया के लिए तो पाकिस्तान की क्योंकि लेंथ ज़्यादा है, तो एक जितना ही टारगेट है। स्टार्टिंग फ्रॉम कराची टू गिलगित ऑलमोस्ट हमारी लेंथ एक जितनी है, थोड़ी सी बलूचिस्तान में ज़्यादा है, ठीक है। तो वो विड्थ बलूचिस्तान में ज़्यादा है, बाकी तो सारे मुल्क की ऑलमोस्ट एक जितनी लेंथ है, ठीक है। तो उनके लिए वो टारगेट नहीं है। लिए क्या है, हमारे लिए ये है कि वी हैव टू गो डीप इनसाइड इंडिया। अब इंडिया इज थिंकिंग इन अनदर डायरेक्शन। ये जो स्वॉर्म ड्रोन्स की लड़ाई है ना इंडिया और पाकिस्तान की, ठीक है ना जी, ये दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ये एक डिफरेंट चीज़ है। और ये जो चीज़ है इसमें ये स्वॉर्म ड्रोन्स की मैं जो बात कर रहा हूँ, इसमें इंडिया जो है वो समझता है कि ड्रोन्स आप लॉन्च करें। ऐसा पहली बार हुआ है जब पाकिस्तान चारों तरफ से घिर गया है। इंडियन बॉर्डर पर भारतीय सेना खड़ी है, अफगानिस्तान बॉर्डर पर तालिबान लड़ाके खड़े हैं, ईरान बॉर्डर की साइड बलोच लड़ाके हैं और पाकिस्तान के अंदर खुद आग लगी हुई है। आसिम मुनीर को चारों तरफ से घेर लिया गया है। मुनीर को तो मरना ही होगा। मुनीर पर गोली किसकी पहले लगेगी, बस इस सवाल का जवाब देखना। क्योंकि मुनीर की बातें सुनकर, एंटी इंडिया नैरेटिव सुनकर पाकिस्तानी ऊबने लगे हैं। वो इंडिया से लड़ाई नहीं, इंडिया से मदद चाहते हैं। हम जो है सिर्फ एक मैदान हमने क्यों चुना है, डिफेंस का मैदान, तो और जो मैदान है वो हमारी नजर में क्यों नहीं आते। मसलन हमारी अप्रोच ये होती है जी कि अगर इंडिया के पास 100 एयरक्राफ्ट हैं, फाइटर जेट्स हैं, तो हमारे पास 50 तो होने ही चाहिए। अगर उनकी फौज जो है 7 लाख है तो हमारी उनकी फौज अगर 14 लाख है तो हमारी 7 लाख तो होनी ही चाहिए। तो ये जो कंपैरिजन्स हैं ये जो हैं हमें बहुत दूर तक नहीं लेके जाएंगे। हमें दूसरे मैदानों में भी देखना चाहिए कि उनके यहाँ साइंस सब्जेक्ट्स में कितने लोग हर साल PhD करते हैं, उनके यहाँ कितनी रिसर्च हो रही है, उनके यहाँ हॉस्पिटल्स की कंडीशन क्या है। अब वहाँ पे एक बहुत मशहूर हॉस्पिटल है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जिसके ऊपर कुछ साल पहले BBC ने बड़ी डिटेल्ड एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। वो हर हफ्ते दिखाते थे कि किस तरह से वहाँ इलाज होता है, किस तरह दूर दूर से लोग आके वहाँ इलाज करवाने आते हैं। और अब जो है पूरे इंडिया में उसकी 24-25 ब्रांचेस खोली गई हैं ताकि दूर दराज से लोगों को वहाँ ना आना पड़े। और हमारे यहाँ जो पिम्स है वो 80s में, आई थिंक 85 में शुरू हुआ। आप इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी तरजीहात जो है किस तरह की हैं। दोनों कंट्रीज जो है, यानी भारत तो खैर आज़ाद हुआ था, मुझे लगता है पाकिस्तान क्रिएट किया गया था एक ही टाइम पर, तो वो हमसे आगे चले गए। ऐसा नहीं है कि उनकी किसी से लड़ाई नहीं हुई, 4-5 बार तो हम ही से लड़ पड़े। उसके बाद चाइना के साथ भी उनकी टेंशन रही है और दूसरी प्रॉब्लम्स भी उनके साथ रही हैं। अगर हम ये कहें
कि हमारी तो क्योंकि जी बार बार भारत से जंग हो जाती थी, हमें अफगानिस्तान से टेंशन है, तो वो कई टेंशन तो भारत लेके भी चल रहा है, लेकिन सर फिर भी वो आगे बढ़ गए, उनकी इकोनॉमी भी ठीक हो गई, उनकी इकोनॉमी उन्होंने संभाल ली, एजुकेशन सिस्टम उनका बेहतर है। तो सर क्या वजह बनी कि वो आगे बढ़ गए और हम वहीं के वहीं खड़े रह गए? मेरा ख्याल है कि हमारी जो लीडरशिप थी ना, एक तो क्लियर विजन नहीं था उनके जहन में कि हम करना क्या चाहते हैं। पाकिस्तान एक शापित देश है जिसकी नींव खून से रखी गई थी। जिन्हों ने पाकिस्तान के लिए लाखों लोगों को मरवा दिया था, आज उसी मुल्क में वही लोग अब अपनों का खून बहा रहे हैं। जब तक पाकिस्तान रहेगा, मुनीर जैसे तानाशाह आते रहेंगे।